अब देखते हैं कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज करना है, या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस लानी है, क्यों बिजनेस पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो हमने क्या करना है, उस चेंज को मैनेज भी करना है। क्यों ये चेंज मीन तब्दीली इतना आसान काम नहीं है कि आपने सोचा और तब्दीली आ गई, नहीं। कहता है चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, विदाउट पेन देयर इज नो चेंज। आप ये कहो कि तब्दीली आसानी से आ जाएगी, कोई पेन ना हो, कोई मुश्किलें ना आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी आप तब्दीली लाने की कोशिश करोगे तो लोग नई चीज़ को हवा समझते हैं, आगे से रजिस्ट करते हैं, रोड़े अटकाते हैं। क्यों आप चेंज ला रहे हो तो आपको तो पता है इसका फ़ायदा और क्यों लानी है, लेकिन लोगों को शायद नहीं पता कि ये नेसेसरी भी है, इसलिए लोग आगे से रजिस्ट करते हैं, रोड़े अटकाते हैं। मीन विदाउट पेन देयर इज़ नो चेंज। उसमें पेन होगी, मसले फड्डे रोले रफड़े होंगे ही होंगे, इतना आसान काम नहीं है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि आपने चेंजेस को मैनेज कैसे करना है। क्यों चेंज में पेन है, तो उस पेन को मैनेज कैसे करना है। क्यों अगर वो पेन मैनेज नहीं हुई और बढ़ गई तो फिर आपकी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होंगी। तो आपने चेंजेस को मैनेज कैसे करना है। क्यों चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, लोग इजीली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस चेंज को मैनेज कैसे करना है वो हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर बता रहा है। क्यों बिजनेस को मैनेज करना है तो बिजनेस में चेंजेस भी लानी है आपने, और आजकल बिजनेस सर्वाइव भी वो कर रहा है जो नई नई इनोवेशन को अकॉर्डिंगली बिजनेस को मूव कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो चेंजेस को मैनेज करने की भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और ये चैप्टर कमिंग अटैम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, स्प्रिंग 21 में टेस्ट नहीं किया, ऑटम 20 में टेस्ट किया, स्प्रिंग 20 में भी टेस्ट नहीं किया। मीन पिछली 3 अटैम्प्ट में सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट हुआ है। दिस मीन चांस है इस दफ़ा इस चैप्टर में से सिनेरियो बेस एक मॉडल पे क्वेश्चन आने का, क्योंकि 3-4 मॉडल हैं इसके ऊपर। सो आइए देखते हैं क्या है मैनेजिंग चेंज। मैनेजिंग चेंज में पहले उसने थोड़ा सा चेंज को बता दिया कि चेंज है क्या, एक एक्ट प्रोसेस है। चेंज क्या है, एक्ट प्रोसेस है। मीन एक्शन परफॉर्म करोगे तो तब्दीली आएगी, बगैर एक्शन के घर बैठे तब्दीली नहीं आती। आप चाहते हो पाकिस्तान में तब्दीली आए तो आप लोगों को भी कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो चलो चेंज को सपोर्ट ही कर दो। क्या ख्याल है, सपोर्ट करना भी क्या है, एक तरह का आपका एक्शन ही है ना। मीन आप कुछ ना करो लेकिन तब्दीली आ जाए, नहीं ऐसे नहीं होता। तब्दीली हर बंदा लाना चाहता है लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहता। तो चेंज क्या है, एक एक्ट प्रोसेस है। किस चीज़ का, कि जो प्रेजेंट स्टेट है वहां से डिजायर्ड स्टेट की तरफ मूव होने का। मीन करंट जो आप कर रहे हो उससे जो आप चाहते हो नई जगह वहां पे जाने का जो एक्ट प्रोसेस है, ये क्या है, चेंज है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट चेंजेस लाई जाती हैं। आपका मैनुअल सिस्टम को आपने कंप्यूटराइज करना है, तो प्रेजेंट स्टेट क्या है, सब कुछ मैनुअल, तो वो कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करना, कंप्यूटराइज स्टेज पे जाना, आईटी टेक्नोलॉजी में सब कुछ परफॉर्म हो, ये क्या है, डिजायर्ड स्टेट। आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल बनाने जा रहे हो, तो जो इनफॉर्मल है ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट। डिजायर्ड स्टेट क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चेंजेस क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज मैनुअल से कंप्यूटराइज में जाना है, या फॉर्मल इनफॉर्मल से आप फॉर्मल की तरफ जाने जा रहे हो। ये क्या है, चेंज है, जिसको लोग आगे से रजिस्ट करते हैं, एम्प्लॉय आगे से रजिस्ट करते हैं। क्यों, इनफॉर्मल में मौज मस्ती लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई काम कर रहा है। लेकिन फॉर्मल में जब जाओगे तो सब कुछ रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, वहाँ पे हर बंदे का काम इंश्योर होगा, हर बंदे को काम करना पड़ेगा। तो वेले मसरूफ़ लोग क्या करेंगे, इसको रजिस्ट करेंगे। मैनुअल से कंप्यूटराइज में जाओगे तो वो लोग जिन्होंने कभी कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगाया, जिनको आईटी की स्किल्स ही नहीं है, वो आपको रजिस्ट करेंगे। कौन, स्पेशली पुराने बाबे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी नामी चीज़ पढ़ी नहीं हुई। तो अगर आपने वो रेजिस्टेंस को मैनेज नहीं किया तो आपकी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होंगी। सो चेंज की वो कहता है जी, पहले तो 2 नेचर होती हैं चेंज की।
एक प्लान्ड चेंज होती है और एक अनप्लान्ड चेंज होती है। चेंज की दो नेचर हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड जो है इसको डेलिब्रेट या इंटेंडेड चेंज का नाम भी दिया जाता है। मीन ऐसी चेंजेस जो आप अपनी मर्जी से लाना चाहते हो। क्यों, मुझे जो है वो क्या करना चाहिए, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। नई चेंजेस आने से पहले, इनोवेशन आने से पहले मैं अडॉप्ट करके बैठा हूँ, तो ये क्या है, प्लान्ड चेंज। जिसको डेलिब्रेट मीन आप अपनी मर्जी से ला रहे हो, इंटेंडेड आपकी इंटेंशन है कि आप चेंज लाना चाहते हो। क्यों, आप ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स से कुछ नया काम करने की तरफ जा रहे हो। अनप्लान्ड चेंज क्या है, जो आपकी मर्जी नहीं है, आपके ऊपर इम्पोज हुई है कि ये चेंज लानी है। क्यों, मार्केट में कंपैक्टर ने कुछ नया कर दिया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपके ऊपर इम्पोज हो गया कि आपको उसे अडॉप्ट करना है। तो ये क्या है, अनप्लान्ड, जिसको अनइंटेंडेड चेंज का नाम भी देता है। मीन आपकी इंटेंशन, मर्जी नहीं है, मजबूरी में लाना पड़ रहा है। और क्या है, रिएक्टिव चेंज है। मीन आपको रिएक्शन देना पड़ रहा है किसी नई डेवलपमेंट्स के अगेंस्ट। एमरजेंट चेंज है, मीन एमरजेंसी में आपको ये चेंज लाना पड़ रही है। तो कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो आप प्लानिंग के थ्रू खुद से ला रहे होते हो। क्यों, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो वो क्या है, प्लान, इंटेंडेड, डेलिब्रेट। और जो मजबूरी में चेंजेस आपके ऊपर इम्पोज की गई हैं वो क्या है, अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड, रिएक्टिव या फिर एमरजेंट। क्या ख्याल है, आप नई नई इनोवेशन खुद से ला रहे हो ताकि बिजनेस को इतना ज़्यादा इनोवेटिव बना लूँ कि कोई कंपैक्टर आके कम्पीट ना कर सके। ये क्या है, इंटेंडेड चेंज, प्लान्ड चेंज। नहीं, कंपैक्टर ने कोई चीज़ ऐसी बना दी कि सारी मार्केट ही खींच के ले गया। तब आपको कस्टमर को वापस लाने के लिए या तो वही चीज़ लानी है या उससे बेहतर लाना है। बेहतर नहीं तो एटलीस्ट वो चीज़ तो आपको भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये क्या है, एमरजेंट चेंज। मीन पेप्सी 60 की हो गई है तो कोक के ऊपर भी इम्पोज हो गया है कि मुझे भी अपनी प्राइस 60 करनी है। ये क्या है, एमरजेंट चेंज। पेप्सी वालों ने रोनाल्डो के थ्रू मार्केटिंग शुरू कर दी है तो आपके ऊपर भी इम्पोज हो गया कि आपको भी मैसी के थ्रू मार्केटिंग करनी है। ये क्या है, एमरजेंट चेंज। जो पहले आप शायद सोच के नहीं बैठे थे, लेकिन अब आपको मैसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ रहा है। क्या कहना, हो सकता है आपका फेवरेट रोनाल्डो था, लेकिन नहीं, चूँकि वो उधर चला गया तो फिर उस लेवल का बंदा अब हमें कौन मिलेगा, या तो रॉजर फेडरर मिलेगा या फिर हमें मैसी की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है, चेंजेस मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आ गई, 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, तुम्हारे ऊपर भी इम्पोज हो गया। हमें बिज़नेस में क्या करना है, लेके आनी है, वो इम्प्लीमेंट करनी है। ये कौन सी चेंज है, एमरजेंट चेंज। वो कहता है चेंज की दो एक्सटेंट भी होती हैं। ये क्या थी, दो नेचर ऑफ चेंज। प्लान्ड और अनप्लान्ड क्या है, नेचर ऑफ चेंज। दो एक्सटेंट हैं। एक्सटेंट मीन कितना चेंज करना है। छोटी चेंज जो है इसे नाम दिया जाता है इंक्रीमेंटल चेंज, और जो बड़ी चेंज है इसे नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। इंक्रीमेंटल क्या है, छोटी चेंज। मीन आप क्या कर रहे हो, एक एक एलिमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या कल्चर का स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रहे हो। कभी पहले एक चीज़, एक डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, फिर दूसरे को चेंज करेंगे, फिर तीसरे को चेंज करेंगे, ताकि एक से हम सीख लेंगे क्या मसले आ रहे हैं तो दूसरे में वो उस सीखे हुए के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो मसले नहीं आएंगे। ये जो स्मॉल स्केल और स्टेप बाय स्टेप चेंज है ये क्या है, इंक्रीमेंटल चेंज। और नॉर्मली जो आपकी प्लान्ड चेंज होती हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीमेंटल। मीन आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ को चेंज करते हो ताकि लॉन्ग पीरियड में जाके पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज क्या है, बिग चेंज। मीन पूरा का पूरा सिस्टम एक ही दफ़ा चेंज कर देना। मैनुअल सिस्टम था, पूरा का पूरा उठा के कंप्यूटराइज कर दिया। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। नहीं, एक डिपार्टमेंट को पहले कंप्यूटराइज किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, तो ये क्या था, इंक्रीमेंटल। और ट्रांसफॉर्मेशनल चूंकि आप क्विकली पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो तो उसमें फेलियर का चांस भी हाई हो सकता है अगर प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं की हुई थी तो इसलिए थोड़ी रिस्की स्ट्रैटजी है। उसमें एम्प्लॉई आगे से फौरी रिएक्ट भी कर सकते हैं और अगर उन्होंने सपोर्ट छोड़ दी तो तबाही भी हो सकती है। इसलिए इसमें आपको कोई एक्सपर्ट लोग इंक्लूड करने चाहिए जो ऐसी चेंजेस को प्रॉपर्ली मैनेज करके चलें।
क्यों अगर आप इसमें कोई एक्सपर्ट मैनेजर इंक्लूड नहीं कर रहे, उनको कंसल्ट नहीं कर रहे, तो फिर इसके रिस्क ज़्यादा होने की सूरत में तबाही भी हो सकती है। मीन हाई रिस्की है क्या? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। इंक्रीमेंटल आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज ला रहे हो, एम्प्लॉय को फील भी नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी इंप्रूव हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो नॉर्मली जो प्लान चेंजेस होती हैं वो क्या है? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज है, मीन आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग पीरियड में आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वन ऑफ इवेंट है। वन ऑफ मीन एक ही दफ़ा आपने पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा के रख दिया, चेंज करके रख दिया। क्यों? एमरजेंसी थी, मजबूरी थी, उसके बिना शायद अब गुजारा नहीं था। सो चेंज की दो नेचर हैं और दो एक्सटेंट हैं। अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने शायद पिछले से पिछले पेपर में एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुई थी और उसने कहा कि आप बताएं ये कौन सी नेचर की चेंज है 2 नंबर के लिए। तो क्या हो रहा था? मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड की तरफ जा रहे थे, और मैनुअल से जब भी कंप्यूटराइज्ड की तरफ आप जा रहे हो तो कौन सी चेंज है? इंक्रीमेंटल या ट्रांसफॉर्मेशनल? ट्रांसफॉर्मेशन। इंक्रीमेंटल क्या है कि आप जिस लेवल पे हो एक तरह का उसी लेवल पे रहते हुए ही थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? यूज़ ऑफ आईटी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हायर लेवल पे जा रहे हो। मैनुअल को कंप्यूटराइज कर देना ट्रांसफॉर्मेशनल है। ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम पे चल रहे थे, सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे चल रहे थे, वहाँ से पीएचडी टैली पे चले गए, ट्रांसफॉर्मेशनल। पीएचडी टैली पे थे, वहाँ से ओरेकल एसएपी पे चले गए, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल। मीन हाई आईटी सॉल्यूशन की तरफ जाना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पे थे, उसी में ही थोड़ा सा चीज़ों को आपने जो है वो और बढ़ा दिया और ठीक तरह से कर दिया, तो ये क्या है? इंक्रीमेंटल चेंज। मीन उसी लेवल पे रहते हुए चेंजेस लाना क्या है? इंक्रीमेंटल। उससे ऊपर जाता आईटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। मीन बिग चेंजेस क्या है? जहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल। थोड़ा थोड़ा एक एक एलिमेंट को चेंज करना, ये क्या है? इंक्रीमेंटल। कहते हैं जब भी आप चेंजेस लाते हो तो एम्प्लॉय की तरफ से रिएक्शन फेस करना पड़ते हैं। कुछ एम्प्लॉय चेंजेस को विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं, एंथुसिस्टिकली जोश जज्बे के साथ एक्सेप्ट करते हैं, कि उन्हें नज़र आ रहा होता है कि इसमें हमें कुछ नया लर्न करने का चांस मिल रहा है। सपोज आप मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हो, तो उन्हें नज़र आ रहा है कि इससे हमें कंप्यूटर की स्किल सीखने का चांस मिलेगा, जिससे पूरी दुनिया में हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज का ऑब्जेक्टिव था वो भी मीट हो गया और एम्प्लॉय को कुछ नया सीखने का चांस भी मिल गया। तो इसलिए क्या है? विन विन अप्रोच है, जिसको एम्प्लॉय ने विलिंगली एक्सेप्ट किया। कुछ एम्प्लॉय चेंज को एक्सेप्ट करते हैं विद बी ग्रजिंग एक्सेप्टेंस। बी ग्रजिंग बोलते हैं अनविलिंग एक्सेप्टेंस को। मीन गंदी सड़ी शक्ल बना के एक्सेप्ट करना। क्यों? और चॉइस नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा मजबूरी में। और ये दोनों क्या है? पॉजिटिव रिएक्शन। क्यों? आपकी चेंज इंप्लीमेंट हो रही है, इसलिए पॉजिटिव रिएक्शन है। बेशक गंदी शक्ल बना के, सड़ी शक्ल बना के एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चेंज इंप्लीमेंट तो हो रही है ना। हाँ, इसमें क्या होगा? वो गंदी सड़ी शक्ल को थोड़ा आप ठीक बना सकते हो। कैसे? एम्प्लॉइज़ को एक अच्छी हग दे के, उनको अपने पास बिठा के, उनको कहना यार तू हीरो है, तेरे बिना ये काम हो नहीं सकता, आप मिलके करते हैं, तो फिर जाके शायद विलिंगनेस आ जाए। हाँ, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर वो सड़ी शक्ल बना के ही एक्सेप्ट करेंगे। और उससे क्या होगा? मैनेजमेंट भी देख लेगी किन्होंने सड़ी शक्ल बना के एक्सेप्ट किया था, तो फ्यूचर में फिर प्रमोशन वगैरह इनको शायद नहीं मिलेंगी, उनको मिलेंगी जिन्होंने विलिंगली एक्सेप्ट किया था, सपोर्ट की थी। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव रिएक्शन है। क्यों? आपकी चेंज इंप्लीमेंट हो रही है। नेगेटिव रिएक्शन क्या है? एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट बोलते हैं टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। टू एस्केप फ्रॉम समथिंग मीन कुछ लोगों ने चेंज को ठुटा मार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, हमने नहीं एक्सेप्ट करना। मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे थे तो पुराने बाबों ने देखा हम तो वैसे रिटायरमेंट की एज के करीब हैं, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को कभी हाथ भी नहीं लगाया, तो अब ये तो सीखना पड़ेगा काम करने के लिए, हम नहीं करते भाई। तो क्या होगा? मैनेजमेंट फिर ऐसे लोगों को निकाल देगी, उनकी जगह पे नए लोग आएंगे, फिर आपकी चेंजेस इंप्लीमेंट होंगी। तो क्या होगा? चेंज स्ट्रैटेजी आपकी डिले में चली जाएगी। क्या ख्याल है? नेगेटिव रिएक्शन। या नेगेटिव रिएक्शन क्या हो सकता है? स्ट्राइक एक्शन। भाई ना तो हमने चेंज को एक्सेप्ट करना है, ना हमने ऑर्गेनाइजेशन से जाना है, तो क्या होगा? निगोशिएशन स्टार्ट होंगे मैनेजमेंट के बीच में और ये स्ट्राइकर्स के बीच में, और जब तक निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होते तब तक आपकी चेंज इंप्लीमेंट नहीं होगी, डिले में इंप्लीमेंट होगी, और उतनी देर में हो सकता है कंपैटर और ज़्यादा आगे निकल जाए।
तो दो पॉजिटिव रिएक्शन है, दो नेगेटिव रिएक्शन है। अब कहता है जी चेंजेस लानी क्यों है बिजनेस में, रीज़न क्या है, क्यों चेंजेस लाना पड़ती हैं। तो कहता है कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स, एक्सटर्नल रीजंस फॉर चेंज हैं। क्या एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज हैं? पेस्टल फैक्टर्स। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें चेंज कर दी तो आपको बिजनेस में चेंज लाना पड़ेगी। इकॉनमी में चेंज आ गया, लाइक ड्यू टू कोरोना इकोनॉमिक कंडीशन डाउन में चली गई, तो स्टाफ कटिंग के लिए, डाउन साइजिंग के लिए आपको चेंजेस लाना पड़ेंगे। लोगों के कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स, सोशल फैक्टर चेंज हो गए। वो चीज़ें जो आप बना रहे थे आप वो मुँह नहीं लगा रहे, तो आपको वो चीज़ें बनानी है ना जो वो मुंह लगाते हैं। तो उसके लिए बिज़नेस में क्या करना पड़ेगी? चेंज लाना पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजी आ गई तब आपको उस पर जाना पड़ेगा ना, या पहले आप मैनुअल चाह रहे थे, आप टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगी, डाउन साइजिंग करना पड़ेगी, चेंज लाना पड़ेगी। कोई रिजोर्स स्केर्स हो गया, वो मटीरियल मिल ही नहीं रहा, तो क्या उसकी जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोड्यूस होगी? या तो आपको अल्टरनेटिव मटीरियल पर जाना पड़ेगा, या उस चीज़ की प्रोडक्शन बंद करके वो चीज़ प्रोड्यूस करना पड़ेगी जिसका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। तो चेंजेस आएंगे, लॉ रेगुलेशन चेंज हो गए। भाई होटलों वालों, आप खुजली वाले हाथों से, नाक वाले हाथों से, सर में खारिश वाले हाथों से खाने बनाई जा रहे थे, लोगों को टेस्ट दिए जा रहे थे, लोग भी बड़े मज़े मज़े से खाई जा रहे थे, तो अब ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको खाने का ही टेस्ट इनको देना होगा। कैसे? हाथ में ग्लव्स पहन के। ये खुजली वाले हाथों से अब खाने को हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन ये शेफ़, उनसे शायद वो ग्लव्स पहन के तो वो काम होगा ही नहीं, तो इनको ट्रेन करना पड़ेगा कैसे इसके थ्रू काम करना है। तो ये क्या है? चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्यू टू लीगल फैक्टर्स। क्यों? अगर ग्लव्स के बिना ये काम करेंगे तो बिजनेस बैन हो जाएगा। भाई पहले आप मीट सारा, बीफ, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल, सब कुछ एक ही फ्रिज में रखी जा रहे थे। वो खुशबुएँ पता नहीं कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों में जा रही थी। और इसी मीट के साथ फ्रूट, वेजिटेबल रखोगे तो उनको तो बैक्टीरिया अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा, फूड हेल्थ बॉडी ने, भाई ऐसे नहीं, मीट सेपरेट फ्रिज में, फ्रूट सेपरेट फ्रिज में, वेजिटेबल सेपरेट फ्रिज में, ताकि बैक्टीरिया से फ्रूट वेजिटेबल को बचाया जा सके। तो अगर आपके पास एक ही फ्रिज था, अब सेपरेट सेपरेट फ्रिज रखना पड़ेंगे ना। क्या ख्याल है? तो ये क्या है? चेंज है जो बिजनेस में लाना पड़ रही है ड्यू टू लीगल फैक्टर्स। कहते हैं चेंज लाने के कोई इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज भी हो सकते हैं, इंटरनल रीजंस भी बिजनेस की हो सकती हैं। क्या? चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी। क्यों? पुरानी मैनेजमेंट गंद गोर रही थी, सही तरह से बिजनेस नहीं चला रही थी, तो नया मैनेजर आया तब वो बिजनेस को सही तरह से चलाने की कोशिश करेगा ना। तो क्या करेगा? चेंजेस लाएगा। हो सकता है उसने स्ट्रक्चर पहले अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, तो ये स्ट्रक्चर अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करेगा तो चेंजेस लाएगा। या रीज़न हो सकती है क्या? एक्विजिशन या मर्जर। एक बिजनेस को आपने एक्वायर कर लिया, एक्वायर किया, उसका अपना अकाउंटिंग फाइनेंस, आपका अपना अकाउंटिंग फाइनेंस, क्या दो चलाने हैं? नहीं, एक बनाना है, उसका डाटा भी इसमें कन्वर्ट करना है, वहाँ से स्टाफ देखना है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, तो चेंजेस आपको चाहिए। या रीज़न क्या हो सकती है? डी मर्जर डाइवेस्टमेंट। दो बिजनेस आपस में मिले थे लेकिन बनी नहीं, तलाक हो गई, सेपरेट सेपरेट हो गए, कुछ लोग वो ले गए, कुछ लोग ये ले गए, कुछ एसेट वो ले गए, कुछ एसेट ये ले गए। तो जो एसेट इधर लैक कर रहे हैं वो फिर आपको नए परचेज करने हैं, इधर जो लोग नहीं हैं वो आपको रिक्रूट करने हैं या ट्रेन करने हैं। तो क्या चेंजेस चाहिए? डी मर्जर डाइवेस्टमेंट की सूरत में। क्या ख्याल है? या वो कहता है चेंजेस चाहिए आपको रीऑर्गेनाइजेशन, डाउन साइजिंग या राशनलाइजेशन की सूरत में भी। मीन जब भी आप मैनुअल से कंप्यूटराइज करोगे तो डाउन साइजिंग होगी, वो काम जो पहले लेबर करती थी अब मशीनें सिस्टम करेंगे तो डाउन साइजिंग होगी। इसी चीज़ को रीऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना। और राशनलाइजेशन भी क्या है? चेंजेस टू अचीव एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी को लाने से एफिशिएंसी अचीव होगी। क्या ख्याल है? तो चेंजेस चाहिए आपको, स्टाफ कट करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कैसे टेक्नोलॉजी पे, मशीनरी पे काम करना है। तो ये क्या चाहिए आपको? चेंजेस चाहिए। तो चार इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज हैं। चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, एक्विजिशन, मर्जर। क्यों? बेनिफिट तब मिलेंगे जब आप कल्चर सेम करोगे, स्ट्रक्चर सेम करोगे। डी मर्जर डाइवेस्टमेंट, जो चीज़ें उधर गई आपके पास लैक कर रही हैं तो आपको रिक्रूट करना पड़ेंगी या बाय करना पड़ेंगी। और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना मीन रीऑर्गेनाइजेशन करना, डाउन साइजिंग करना या राशनलाइजेशन की सूरत में। पास में एग्जामिनर 2 दफ़ा एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज पूछ चुका है। मीन क्या एक्सटर्नल रीज़न है जिसकी वजह से बिजनेस में चेंज चाहिए, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस में चेंज चाहिए।
नहीं, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से बिज़नेस में चेंज चाहिए, बिज़नेस में चेंजेस क्यों लाना पड़ती हैं, आप ये बताएं। तो ये एग्जामिनर इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज टेस्ट कर सकते हैं। चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। उनमें से जो एक औखा मॉडल है वो हम कवर करने जा रहे हैं, लिविंस फोर्स फील्ड थ्योरी। लिविंस फोर्स फील्ड थ्योरी। लिविंस फोर्स फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि बिजनेस में अगर चेंजेस लानी है तो उनको बेस्ट वे में मैनेज कैसे किया जा सकता है। कहता है बेस्ट वे में मैनेज करने के लिए क्या करना है कि चेंज प्रोसेस में दो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है ड्राइविंग फोर्स और एक होती है रिस्ट्रेनिंग फोर्स। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने की कोशिश करते हो तो उसमें दो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? फोर्स फॉर चेंज, मीन वो फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहती है। कौन चेंज लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट। रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है? फोर्स अगेंस्ट चेंज, मीन वो फोर्स जो चेंज को रेजिस्ट कर रही है, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो कौन होते हैं? एम्प्लॉइज। सपोज आप मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हो तो कंप्यूटर फोबिया वाले एम्प्लॉइज। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते हो तो लिविंस फोर्स फील्ड थ्योरी क्या कह रही है कि उसमें दो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ड्राइविंग फोर्स, फोर्स फॉर चेंज, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, फोर्स अगेंस्ट चेंज। कहता अगर ये दोनों फोर्सेस लगी रही तो क्या चेंज इंप्लीमेंट होगी? नहीं। तो आपको क्या करना है? इन दोनों फोर्सेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है। कैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है कि आपको ये जो ड्राइविंग फोर्स है इसे स्ट्रेंथन करना है और ये जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है इसे वीकर करना है। अगर ड्राइविंग फोर्स को आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर नहीं किया, तो आपकी चेंज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होगी। ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन कैसे करना है? अपनी पावर अथॉरिटी यूज करते हुए, चीजें इंपोज करते हुए। लेकिन कहता है ये अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों? अगर आप पावर अथॉरिटी यूज करोगे तो आगे से एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो फड्डे मसले आपको बिल्कुल तबाह कर देंगे। इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या है? वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। रिस्ट्रेनिंग फोर्स को आपने वीकर करना है, मीन एम्प्लॉइज़ को विलिंग बनाना है, प्रिपेयर फॉर चेंज करना है। उनको बताना है कि भाई ये चेंज हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, ये मसले आ रहे हैं मैनुअल में, इसलिए हमें ये कंप्यूटराइज करना ज़रूरी है। कंप्यूटराइज में जाएंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी पे बढ़ेगी, जॉब सिक्योर होगी। कंप्यूटराइज में जाएंगे, आपको एक नई स्किल सीखने का चांस मिलेगा जिससे पूरी दुनिया में आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। कंप्यूटराइज में जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं आपकी 2 माह बाद पे भी बढ़ाऊंगा, तो फिर जाके शायद वो मान जाएंगे। रिस्ट्रेनिंग फोर्स वीकर हो जाएगी। हाँ, अगर आपने इसे वीकर नहीं किया, ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन नहीं किया, तो चेंज आपकी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्यों? वो दोनों फोर्सेस आपस में टकराती रहेंगी और चेंज इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो लिविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या कह रहा है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते हैं तो उसमें दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? फोर्स फॉर चेंज, मीन मैनेजमेंट जो चेंज लाना चाहती है, और रिस्ट्रेनिंग फोर्स, फोर्स अगेंस्ट चेंज या फोर्स दैट रेजिस्ट द चेंज। और वो कौन है? एम्प्लॉइज जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो चेंजेस सक्सेसफुली कैसे इंप्लीमेंट होंगी? 2 अप्रोचेस। स्ट्रेंथिंग द ड्राइविंग फोर्स, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों? इससे एग्रेशन बढ़ने से मसले बिगड़ जाएंगे, हाई रिस्की अप्रोच है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। कैसे? लोगों को एक अच्छी हक देनी है, अपने करीब बिठाना है, चेंज प्रोसेस में उन्हें इन्वॉल्व करना है, उनको चेंज के बेनिफिट बताने हैं, मीन प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है। समझ आती है यहाँ तक बात? ये एक छोटा सा मॉडल पास में एग्जामिनर ने 2 से 3 दफ़ा टेस्ट किया है और पिछली 5 से 6 अटैम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ। और इस चैप्टर से अगर कोई टॉपिक टेस्ट होता है तो मेरे ख्याल से 90% चांस है ये टॉपिक टेस्ट होगा। लिविंस ने ही एक और मॉडल भी हमें चेंज का दिया जिसे प्रेस्क्रिप्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी का नाम दिया जाता है। इसी लिविंस ने ही 2 मॉडल दिए हैं चेंज के।
एक फोर्स फील्ड एनालिसिस, ड्राइविंग फोर्स, रिस्ट्रेनिंग फोर्स वाला, और दूसरा क्या दिया है, प्रिस्क्रिप्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी, जिसको 3 स्टेज मॉडल का नाम भी दिया जाता है। क्या कहता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपको 3 स्टेजेस को फोकस करना है। मीन 3 स्टेजेस में चेंज लानी है। अगर आपने 3 स्टेजेस को फोकस नहीं किया तो आप चेंज में फेल हो जाओगे, चेंजेस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकोगे। क्या है वो 3 स्टेजेस? अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय के दिमाग के अंदर जो पहले वाला स्ट्रक्चर कल्चर बैठा हुआ है उसे आपने क्या करना है, हीट देके अनफ्रीज करना है। मीन उनको बताना है कि ये जो करंटली हम कर रहे हैं ना, ये गंद घोल रहे हैं, इसका बड़ा हमें नुकसान हो रहा है, हमें तब्दीली की तरफ, चेंज की तरफ जाना है। क्यों? ये इसके फ़ायदे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये फ़ायदे हैं आपके लिए। मीन एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर फॉर चेंज करना, विलिंग फॉर चेंज करना, ये क्या है, अनफ्रीज। कैसे? बाय क्रिटिसाइजिंग द करंट सिस्टम, बाय हाईलाइटिंग द वीकनेसेस ऑफ करंट सिस्टम, या क्रिएटिंग डिससैटिस्फैक्शन फीलिंग अमंग एम्प्लॉयज अबाउट करंट सिस्टम। मीन उनके अंदर ये फीलिंग क्रिएट करनी है कि हाँ वाकई हम ये जो करंट कर रहे हैं ये गंद घोल रहे हैं, हमें चेंज की ज़रूरत है। कैसे? चेंज के बेनिफिट हाईलाइट करते हुए। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, स्पेशली एम्प्लॉय के लिए। फिर जाके वो मानेंगे कि हाँ हमें चेंज की ज़रूरत है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर फॉर चेंज करना है, विलिंग फॉर चेंज करना है, चेंज के बेनिफिट हाईलाइट करते हुए, करंट सिस्टम की वीकनेसेस हाईलाइट करते हुए, करंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए, ये क्या है, अनफ्रीज। क्यों? जब तक वो माइंड से मानेंगे नहीं कि चेंज हमारे लिए ज़रूरी है, उनको पता नहीं चलेगा क्या बेनिफिट है, तब तक वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले अनफ्रीज करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मूव। मीन अब चेंजेस लानी है। सपोज हम मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करना क्या है, मूव। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए क्या है, मूव। एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करना नए सिस्टम को चलाने के लिए ये क्या है, मूव। लेकिन वो कहता है मेनली मूव क्या है कि वो लोग जो चेंज में अफेक्ट हो रहे थे उनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, अपने साथ बिठाना। क्यों? इन्वॉल्व होने से वो और ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे, इन्वॉल्व होने से वो चेंजेस को दिल से एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, मूव। मीन पहले आपने अनफ्रीज किया, उनको प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज किया, फिर मूव क्या है, इन्वॉल्व किया आपने लोगों को इन द चेंज प्रोसेस। उसके बाद अब आपने क्या करना है, रीफ्रीज। अब नया सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ कुछ टाइम तक तो नए सिस्टम में चलते हैं, आफ्टर सम टाइम पुराने में वापस आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई कंट्रोल मॉनिटरिंग भी लगानी है ताकि ये नया सिस्टम आगे कंटिन्यू रहे, मीन एम्प्लॉय स्टिक ऑन चेंज रहे। क्या करना है, नए सिस्टम में कुछ नए रिवार्ड इंट्रोड्यूस करवाने एम्प्लॉय के लिए कि ये नया काम करोगे तो आपको ये नए नए रिवार्ड्स मिलेंगे, और रिवार्ड की खातिर लोग फिर क्या करेंगे, नए सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे, मीन पुराने सिस्टम में वापस नहीं आएंगे। तो अनफ्रीज एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है, बेनिफिट ऑफ चेंज हाईलाइट करते हुए, करंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए। मूव, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चेंज प्रोसेस में, और रीफ्रीज, न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट करना और उसे स्टिक रखने के लिए, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखने के लिए न्यू रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना, सो दैट एम्प्लॉय विल नॉट गो बैक टू ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सो लिविंस फोर्स फील्ड थ्योरी कहती है कि चेंज प्रोसेस में 2 फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। फोर्स फॉर चेंज, फोर्स अगेंस्ट चेंज। और चेंज को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास 2 अप्रोचेज हैं। क्या? स्ट्रेंथनिंग द ड्राइविंग फोर्स, लेकिन ये रिस्की अप्रोच है, अग्रेशन बढ़ेगी आगे से। बेस्ट अप्रोच क्या है? वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। और वीकर कैसे करना है? एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन देते हुए, बताते हुए कि क्यों चेंज ज़रूरी है, बेनिफिट प्रोवाइड करते हुए कि नए सिस्टम में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, या उनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। लिविंस प्रिस्क्रिप्टिव प्लान चेंज थ्योरी या 3 स्टेज मॉडल क्या कहता है कि चेंजेस लाते वक्त आपको 3 स्टेजेस को फॉलो करना है, अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज। आइए पास पेपर में इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
लास्ट टाइम इस टॉपिक का क्वेश्चन टेस्ट हुआ था स्प्रिंग 19 में, स्प्रिंग 2019, ऑटम 19 नहीं, स्प्रिंग 20 नहीं, ऑटम 20 नहीं, स्प्रिंग 21 नहीं, मीन 4 अटेम्प्ट पहले। और इस दफ़ा ये चैप्टर टेस्ट होना है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर में यही है। स्प्रिंग 19 में क्या टेस्ट किया उसने? एक क्वेश्चन टेस्ट किया सिर्फ 5 नंबर के लिए। आइए देखते हैं क्या है। प्रोफेसर एट स्टार यूनिवर्सिटी SU मार्क ऑल एग्जामिनेशन पेपर्स ऑफ देयर कोर्सेज बाय देमसेल्फ। जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जो टीचर पढ़ाते हैं वही पेपर बनाते हैं, वही चेक करते हैं, वही रिजल्ट बनाते हैं। ICAP की तरह नहीं है, पढ़ाने वाले कोई और हैं, पेपर बनाने वाले कोई और हैं, चेक करने वाले कोई और हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जो पढ़ाते हैं वही पेपर बनाते हैं, वही चेक करते हैं, वही रिजल्ट देते हैं, नंबर देते हैं। कितनी आसान ज़िंदगी है ना वहाँ पे। हम यहाँ पे क्या खजलख्वारी में फंसे हुए हैं। क्या ख्याल है? इतना इंजॉय भी करते हैं यूनिवर्सिटी में, आए दिन कॉन्सर्ट हो रहे हैं, ट्रिप जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पिछले 6 माह से टेंशन में पड़े हुए हैं। क्या ख्याल है? लेकिन वो यूनिवर्सिटी से निकल के कल को आप लोगों के नीचे काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया? So, professor at Star University marks all the examination papers of their courses by themselves to maintain transparency. SU has hired an independent body called markers. कि नहीं भाई, मार्किंग आप जो है ना सेपरेट लोग करेंगे, आप लोग नहीं। To mark all the papers, professors are reluctant to accept the decision. क्यों? इस तरह तो हमारी औकात सामने आ जाएगी। वैसे भी हो सकता है मार्किंग हम करते थे तो हम स्टूडेंट से कोई पैसे पूसे लेके भी उन्हें पास कर दिया करते थे, वो तो पैसे ही मारे जाएंगे। लेकिन खैर ऐसी बातें होती नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हो गई हैं, जब से HEC बना है, पास में ऐसी हरकतें हुआ करती थी। So accept this, professor are reluctant to accept this decision as they fear doing so will reduce control over feedback to the student। कि इससे हमारा स्टूडेंट का फीडबैक खराब हो जाएगा, मीन रिजल्ट एक तरह का खराब हो जाएगा। Required in the above scenario identify the forces and states mentioned in Levin's force field analysis। तो Levin's force field analysis में कितनी फोर्सेस थी? ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे? मैनेजमेंट ऑफ SU who want to make change। और रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है? प्रोफेसर who resist the change। स्टेट भी उसने पूछी है। चेंज एक एक्ट प्रोसेस है ऑफ मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है? मार्किंग ऑफ पेपर बाय प्रोफेसर देमसेल्फ। डिजायर्ड स्टेट क्या है? इंडिपेंडेंट मार्किंग ऑफ पेपर बाय इंडिपेंडेंट मार्कर्स। स्टूडेंट स्टेट लिखने में थोड़ा सा वीक थे, फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी थी अगर मॉडल पढ़ा हुआ है तो। पार्ट बी फॉर 2 marks अकॉर्डिंग टू लीवन वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू फोर्स द प्रोफेसर टू कंप्लाई विद द रिक्वायर्ड चेंजेस? जस्टिफाई योर आंसर। क्या प्रोफेसर के ऊपर फोर्स इम्पोज करके चेंजेस लाई जा सकती हैं? नहीं। फोर्सिंग क्या कर रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है किस चीज़ को? ड्राइविंग फोर्स को, जिससे रिस्क हायर है, एग्रेशन बढ़ सकती है। तो बेस्ट अप्रोच इज़ टू वीकर द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। 2 नंबर की ये बात भी की जा सकती। अभी मॉडल पढ़ा हुआ थी बात होगी, वरना जिंदगी कुछ और। इससे वेरी प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने यही मॉडल टेस्ट किया ऑटम 18 में। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा एक मॉडल आ गया तो अगली टाइम में नहीं आएगा। एग्जामिनर ने यहाँ पे प्रूव किया नहीं आ सकता है। ऑटम 18 में टेस्ट किया उसने एक क्वेश्चन 2 marks और 6 marks के लिए। क्या कहता है? द लिंग्विस्ट TL अ लर्निंग लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ऑफरिंग कस्टमाइज्ड प्रोग्राम टू द स्टूडेंट्स। TL had gained recognition for its services in terms of highly qualified teachers and competitive pricing.
However, in the past 2 years, the student intake of TL has reduced significantly as more students have enrolled with a competitor who is offering online programs. तो TL एक इंस्टीट्यूट है जिसके स्टूडेंट जो हैं वो पास में कम हो गए हैं, कंपैटर इंस्टीट्यूट की तरफ चले गए हैं। क्यों? वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये शायद ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। To achieve cost efficiencies and to compete effectively, the management of TL is considering to discontinue the classroom teaching and to start offering online program by connecting students and teachers through video conferencing. जो आपकी क्लासेस क्लासरूम की बजाय ऑनलाइन हो गई, कुछ ने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए और कुछ ने लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जूम पे स्टार्ट कर दी। तो ये इंस्टीट्यूट भी यही सोच रहा है। रिक्वायर्ड फॉर 2 marks, लिस्ट एनी 4 reasons बिकॉज ऑफ विच TL's एम्प्लॉय में रेजिस्ट द अबव चेंज। ये पास में वैसे एक टॉपिक होता था बुक के अंदर जो एग्जामिनर ने 2019 में ओमिट कर दिया था, लेकिन आप फिर भी ऑन जनरल रीज़न बता सकते हो कि टीचर क्यों रेजिस्ट करेंगे। स्किल्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी का इशू हो सकता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, घर के अंदर स्पेस का इशू हो सकता है, घर के अंदर और बड़े मसले हो सकते हैं। घर में बैठूंगा तो ची पाँव बच्चों की चलती रहेगी, या घर पे बैठ के काम नहीं हो सकता। क्यों? मुझे कोई न कोई काम में ही डाली रखेंगे। चल भी बर्फ़ ले आ, चल भी धनिया ले आ, चल भी आलू ले आ, चल भी चीनी ले आ। क्या ख्याल है? तो इस वजह से रजिस्ट कर सकते हैं। मीन अपने होम सरकमस्टांसिस की वजह से रजिस्ट कर सकते हैं, स्किल्स की वजह से कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट की वजह से कर सकते हैं। ऑन जनरल बताई जा सकती है। मेन हमारा पार्ट बी है फॉर 6 marks। Suggest how management of TL can implement the above change in accordance with the change process suggested by Kurt Lewin। कर्ट लेविन्स का जो चेंज प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है। और चेंज प्रोसेस कौन सा है? अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज के क्या करना चाहिए? TL को पहले अपने टीचर्स को जो है वो विलिंग प्रिपेयर फॉर चेंज करना चाहिए। कैसे? बाय highlighting the weaknesses like moving off student to the competitors, by highlighting the benefit of change like achieving cost efficiencies, क्या ख्याल है, and increasing revenue। फिर मूव करना चाहिए, मीन इन्वॉल्व करना चाहिए अपने टीचर्स को इन चेंज प्रोसेस। क्यों? इन्वॉल्व करने से वो क्या करेंगे? चेंज को अंडरस्टैंड करते हुए सपोर्ट करेंगे। क्या ख्याल है? आप मूव में ये भी कह सकते हो कि ट्रेन भी करना चाहिए टीचर्स को रिगार्डिंग न्यू ऑनलाइन टीचिंग। ट्रेनिंग भी है ना, और उसके बाद क्या करना है? रीफ्रीज करना है। मीन कोई नए रिवार्ड भी देने हैं उनको नए सिस्टम में काम करने के लिए, ताकि वो नए सिस्टम को आगे कंटिन्यू रखें। उनके ऊपर आपने सुपरविजन करनी है, ताकि इनिशियली अगर उनको कोई मसले इशू फेस करना पड़ रहे हैं प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टीचिंग, तो आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सको ताकि कंटिन्यू रखें ऑनलाइन को। 6 नंबर क्या ख्याल है? इससे पीछे एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये टॉपिक स्प्रिंग 17 में फॉर 9 marks भी। मॉडल सेंट्रल हॉस्पिटल MCH इज करंटली एक्सपीरियंसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन ओवरऑल पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल। MCH एक हॉस्पिटल है जिसकी परफॉर्मेंस पुअर है। मीन पेशेंट्स नहीं आ रहे। क्यों? हो सकता है डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे। क्या ख्याल है? पेशेंट कोई मसला पूछता है, चुप कर, मुझे पता है, बस ये दवाई ले जाके। हाँ, या हो सकता है वेटिंग क्यूज़ बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर इतना काबिल नहीं है जितना वहाँ पे वेट करना पड़ता है, या डॉक्टर साहब की दवाइयाँ मिलती तो हैं लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा, या हो सकता है आपका स्टाफ सपोर्ट स्टाफ अच्छा नहीं है, या हो सकता है कोई फैसिलिटीज़ आपके पास अच्छी नहीं है, या हो सकता है डॉक्टर साहब बिना बताए छुट्टियाँ करते हैं। क्या ख्याल है? तो काफ़ी रीज़न हो सकती हैं, परफॉर्मेंस पुअर है। These problems are attributable to the indifferent attitude and lack of commitment of a group of doctors and ancillary staff in the hospital। और मसले क्या आ रहे हैं कि आपका सपोर्ट स्टाफ में नर्सिस वगैरह और डॉक्टर जो हैं वो कमिटेड नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, अच्छी तरह से पेशेंट्स को डील नहीं करते, पेशेंट्स की बात करते आगे से काट लेते हैं। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ MCH, the board of trustee of MCH is concerned with the gravity of the problem and has appointed Dr. Mushtaq, a hospital management specialist,
with far reaching powers to implement change measures for implement in the affairs of the hospital. तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने डॉक्टर मुश्ताक एक पावरफुल सीनियर डॉक्टर है, उसे कहा यार इनको कंट्रोल कर, जो भी चेंजेस चाहिए वो ला, हमें परफॉर्मेंस चाहिए. Requirement A for 3 marks. Analyze the above situation in the context of Levin's force field analysis model of change. तो फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या कहता है, दो फोर्सेस होती हैं, ड्राइविंग फोर्स, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड डॉक्टर मुश्ताक हु वांट टू इम्प्लीमेंट चेंज इन द हॉस्पिटल. और रिस्ट्रेनिंग फोर्स जिनको चेंज करना है वो कौन है, डॉक्टर्स एंड एंसिलरी स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल. क्या कह रहा है, एनालाइज द अबव सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिविंग्स फोर्स फील्ड मॉडल ऑफ चेंज. थोड़ी सी बात और भी की जा सकती है. टू मेक चेंज इफेक्टिव वी नीड टू स्ट्रेंथन द ड्राइविंग फोर्स. नंबर 2, weakening the restraining force against change. Otherwise, change will not be happen easily. Part B, discuss the measures that Dr. Mushtaq should take of Levin's force field analysis model of change, stating the action to be taken at different stages of the change process. वर्ड स्टेजेस भी उसने यूज़ कर दिया, साथ उसने कहा कि लिविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या मेजर्स लेने हैं. तो दोनों बातें करेंगे कि हमें पहले तो ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन करना है, जो कि शायद ऑलरेडी स्ट्रेंथन है, क्यों, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की सपोर्ट है डॉक्टर मुश्ताक के पास. लेकिन साथ रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर भी करना है. कैसे, एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करते हुए, मेन स्टेजेस फॉलो करते हुए. और स्टेजेस में पहली स्टेज ही क्या है, अनफ्रीज, और वो क्या है, वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज. एम्प्लॉय को प्रिपेयर फॉर चेंज करना, डॉक्टर्स को, इंसिलरी स्टाफ को क्या करना, इश्यूज़ हाईलाइट करना, क्रिटिसाइज़ करना करंट सिस्टम को, उनको बेनिफिट हाईलाइट करते हुए प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना, जिसमें डॉक्टर मुश्ताक को अपनी चेंज मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो भी यूज़ करना होंगी. फिर मूव करना है, आपने क्या करना है, चेंजेस लानी है डॉक्टर मुश्ताक को, लेकिन बाय हिमसेल्फ नहीं, बाय इन्वॉल्विंग द डॉक्टर्स इनटू द चेंज प्रोसेस टू मेंटेन देयर सपोर्ट. क्या कह रहा है, इनके बिहेवियर ठीक करनी है. और फिर क्या करना है, रीफ्रीज करना है, क्या चेंज इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन स्टिक ऑन चेंज रखने के लिए एंसिलरी स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए क्या करना है, न्यू रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने हैं टू मोटिवेट देम टूवर्ड्स न्यू सिस्टम, न्यू परफॉर्मेंस ऑफ चेंज, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल. कि इतने टारगेट आप मीट करेंगे, इतनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो आपको इतना बोनस भी मिलेगा. और ये पास में 3 दफ़ा ये टॉपिक टेस्ट हुआ है. लास्ट टाइम स्प्रिंग 19 में टेस्ट हुआ है. इस दफ़ा इस चैप्टर की बारी है. तो ये मॉडल टेस्ट होने की भी बारी है. चैप्टर 4 में कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा. 2-3 मॉडल और हैं, वो भी ज़रूरी हैं, देख लेंगे, वो यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा. होपफुली कल मिलेंगे. कल हम कोई 3 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे. चैप्टर 6, चैप्टर 7 और 8 या 9 में से कोई एक चैप्टर. ठीक हो गया. 1-2 की हमारी ग्रिड कंप्लीट हो गई थी. 3, 4, 5 में से चैप्टर 5 छोटा सा चैप्टर है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. और कल हम कोई 3 चैप्टर में नेक्स्ट 2 जो ग्रिड्स हैं उनको टच करेंगे. सो बर्खास्त हुआ चाहता है आज का सेशन यहीं पे. वो अगर 6 की वजह से मैंने 9 वाले का
6 की बजाय 7, 8, 9 करवा दूँ। चैप्टर 6 लास्ट टाइम उसने टेस्ट नहीं किया, उसके पहले 2 टॉपिक औखे हैं। पहले 2 करवा देता हूँ, 9 करवा देता हूँ, 8 करवा देता हूँ। चलो इस तरह कर लेंगे, पहले हम 8, 9 कर लेंगे एंड 6 पे ले जाएंगे। ठीक हो गया। जो चीज़ें रह